सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अगेन अकेला ही बंदा, लेकिन इंडिविजुअल से थोड़ा ऑर्गेनाइज, इंडिविजुअल से थोड़ा ऑर्गेनाइज मतलब ये अपने फर्म का कोई एक नाम डिसाइड करता है, मतलब इसका खुद का नाम अलग है और बिजनेस का नाम अलग है। गणेश ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, कुछ नाम रखता है। हमारा, मेरा नाम है, ठीक है ना, राम पाटिल एंड एसोसिएट। राम पाटिल इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम लिखते हैं राम पाटिल एंड एसोसिएट, तो दैट बिकम्स एन एंटिटी, इट्स माय ट्रेड नेम। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनका ही नाम यूज करना होता है। सीए इंस्टीट्यूट बोलता है आप ऐसा फैंसी नाम नहीं लग सकते, फाइनेंस प्रोफेशनल्स या ऐसा एलीट कंसल्टेंट, ऐसा नाम हम नहीं रख सकते। सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड नहीं होता। रखने के लिए आप ऐसे बाहर रख सकते हो कंसल्टेंसी के लिए। बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट ने, हमारे भी बहुत सारे, अभी गोवा के अपने कंसल्टेंट है, उनका नाम है श्री कंसल्टेंट। तो एक आप क्या, वो तो पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन ऐसे कोई नाम आप रख सकते हो, एक रैंडम नाम। आपने देखा होगा ना दुकान पे अलग अलग नाम होते हैं। बस की कोई, हमारे यहाँ से मुंबई, मुंबई में यहाँ से बहुत सारी बसें जाती है, उनका नाम अलग अलग है, स्वामी ट्रैवल्स। तो ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि उस नाम का कोई पर्सन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस नेम अलग रखा है, खुद का नाम अलग रखा है। वो थोड़ा बेटर होता है। बताओ बेटर क्यों होता है? अगर आप मेरे एम्प्लॉय रहोगे, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ते राम पाटील साहेबांकडे आम्ही काम करतो। इंडिविजुअल रहेगा तो, समझ में आ रहा है? अगर मैंने फर्म का नाम रख दिया, जो मेरी फर्स्ट फर्म थी जिसका नाम था कैपिटल श्री, तो आप क्या बोलोगे? आई वर्क अंडर कैपिटल श्री, आई वर्क फॉर अ कैपिटल श्री। तो कोई एंटिटी के लिए आप काम कर रहे हो ऐसे लग रहा है, तो थोड़ा फीलिंग अलग आ जाता है। फिर आप जब विजिटिंग कार्ड बनाते हो तो फर्म का नाम लिखा होता है, तो थोड़ा फील अच्छा लगता है। और बाद में आप अपना नाम लिखते हो, ब्रैकेट में प्रोप्राइटर लिखते हो। प्रोप्राइटरशिप का मालिक कौन होता है? प्रोप्राइटर। वो इंडिविजुअली है पूरा वैसे ही। यहाँ पे भी पूरा फ्रीडम आपको है, सारे डिसीजंस आप ही लेते हो, सारा काम आप ही करते हो, सब कुछ आप करते हो। लेकिन इसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर आपको वो ये बिजनेस अगर रजिस्टर्ड करना है अपने नाम पे, ये नाम जो भी आपने नाम रखा है, तो मेरे बिजनेस का नाम कैपिटल श्री है, तो कैपिटल श्री अगर मुझे रजिस्टर्ड करना है तो मुझे उसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रेडमार्क। तो टीएम लिखा होता है, आपको पता है? टीएम लिखा होता है या आर लिखा होता है ऐसा सर्कल में किसी भी नाम के ऊपर, आपने कभी देखा है ट्रेडमार्क का सिंबल? तो टीएम मतलब ट्रेडमार्क, आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो वो जो टीएम वगैरह लिखा होता है वो आपको लिखने मिलता है, क्योंकि तब आपका वो नाम आपका हो जाता है। जैसे एलिट गुरुकुल का जो लोगो है वो हमारा है, क्योंकि हमने इसका क्या लिया है? ट्रेडमार्क, ठीक है ना। मैंने बीच में एलिट गुरुकुल का लोगो किसी सोप के ऊपर देखा था, किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझे फोटो भेजा था कि सर आपका सोप मार्केट में आया है क्या, सिमिलर लोगो था। तो मुझे टेंशन आ गया थोड़ा कि कहीं कॉपी ना हो जाए लोगो। अपने लोगों में अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशंस डाले हुए, तो थोड़ा पैसा डाल के हमने, कितना लगता है? 10,000 लगता है, 5,000 6,000 रुपया गवर्नमेंट फी है 5,000 के आसपास का, एंड देन 5,000 प्रोफेशनल फी। एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड होते हो तो वो मिलता है। तो आप क्या कर लो, सोल प्रोप्राइटर आप हो तो आपका क्या लेना जरूरी है? आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। देन ओनली दैट नेम बिलोंग्स टू यू, नहीं तो वो नेम आपका नहीं। आप बोलोगे अरे रहने दो सर, 5-10 हज़ार रुपया खर्चा कौन करेगा? तो आपका जो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है 10-15 साल के बाद, और जब आप ही के नाम पे कोई डुप्लीकेट बिजनेस करता है तो आप फाइट करने जाते हैं, और फाइट करने के आने के बाद कोर्ट बोलता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आप कॉपी तो तभी बोलोगे ना कि जब आपका रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो उसका भी ओरिजिनल है और आपका भी ओरिजिनल है, उसका भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, आपका भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और जो कॉपी करने वाला बंदा होता है वो इतना समझदार होता है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लेता है। अब उसका पहले रजिस्टर्ड हो गया क्योंकि उसने पहले अप्लाई किया। अब आप लड़ो उसके साथ कि नहीं ये मेरा है, और फिर उसमें 10-15 साल चले। शायद आप जीत सकते हो, ऐसे नहीं कि आप हार जाओगे, लेकिन चांसेस किसके हैं? फिर जिसका रजिस्टर्ड है उसको गवर्नमेंट पहला प्रायोरिटी देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जब बिजनेस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है आप बिजनेस के लिए थोड़े ज्यादा फोकस हो इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने एक नाम उसने बनाया हुआ है, एक दुकान है, एक ऑफिस है। सोल इंडिविजुअल का कहीं ऑफिस होने की भी जरूरत नहीं है, कहीं दुकान होने की भी जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटर का एटलीस्ट एक बिजनेस प्रीमाइसेस होता है, ट्रेडिशनली, मैंडेटरी नहीं है, ट्रेडिशनली बिजनेस प्रीमाइस होता है। तो वो घर से उठ के रेडी होकर रोज जाता है, अपना दुकान ओपन करता है, अपना ऑफिस ओपन करता है, एंड देन ही इज लिटिल मोर फोकस कि हाँ यार ऐसे उसके ऊपर काम किया जाता है। सोल प्रोप्राइटर, समझ में आ रहा है? थोड़ा डेडिकेशन इंडिविजुअल से
ज़्यादा होता है। रजिस्ट्रेशन भी लिया है, जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। अगेन मैंडेटरी नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, वही लिमिट है 20 लाख 40 लाख। गुड्स इंडस्ट्री के लिए 40 लाख, सर्विस इंडस्ट्री के लिए 20 लाख। गुड्स एंड अगर ये होगा अपना सर्विस कंबाइन होगा, जैसे कार मैकेनिक होता है, वो गुड्स भी सेल करता है और सर्विस भी देता है। होटल इंडस्ट्री है, गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं। अगर ऐसा मिक्सिंग वाला रहेगा तो फिर आपको 20 लाख के बाद आपको जीएसटी देना पड़ता है। सर इसके इनकम टैक्स के रेट क्या है? तो इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर को सेपरेट एंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से पैन इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो जो इंडिविजुअल है वही पैन होता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे ट्रेड नेम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ट्रेड नेम। वहां पे आपका अगर ट्रेड नेम होगा तो आप डाल सकते हो। क्या एक इंडिविजुअल के 3 से 4 सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है? बताओ, हो सकती है। अगर होगी तो आप आईटीआर कैसे भरोगे, फिर विनमैन में कैसे भरोगे सागर? अगर एक सोल प्रोप्राइटर के 4 बिजनेस होंगे तो क्या करोगे? किधर? होम पेज पे आपको हेड्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना, जहां से आप क्या करते हो, नंबर ऑफ बिजनेसेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितने आप नंबर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करोगे उतने पीछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन अगर आपको 2, 3 करना है तो यू कैन चेंज और वो आगे ओपन होगा। आप आगे क्या कर सकते हो, अलग अलग आपको अगर इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। सर कैन वी कंबाइन एंड रिपोर्ट? यस, यू कैन कंबाइन एंड रिपोर्ट ऑल्सो। इनकम टैक्स को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने भले अलग अलग दिखाया, बाद में इनकम टैक्स वाले क्या करने वाले, उसका टोटल ही लेने वाले। उनको 4 बिजनेस का टोटल, उनको नहीं समझता आपकी 4 बिजनेस अलग अलग है। वो आपके प्रेजेंटेशन के लिए, आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, या आपका कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में, वो चेक करने के लिए आप अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। इनकम टैक्स एंगल से ये चारों बिजनेस आप ही के हैं, आप ही उसके मालिक हो, और ये आप ही के नाम पे रिकॉर्ड होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या है? सिंपल सेटअप है, लेस पेपर वर्क है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत कम रजिस्ट्रेशन आप लेते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी आप ले सकते हो। गुमास्ता जो बोलते हैं हम लोग, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, आप यहाँ पे ले सकते हो। करंट अकाउंट आप इसका ओपन हो सकता है किसके नाम पे? फर्म के नाम पे, ट्रेड नेम के नाम पे। आप समझ रहे हो ना, आपका जो ट्रेड नेम है उसके नाम पे आपका करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट है, डिडक्शंस ऑफ बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटर ने खुद को सैलरी दिया, खुद को इंटरेस्ट दिया, खुद को रेंट दिया, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी का उसको बेनिफिट नहीं है सोल प्रोप्राइटर को। खुद का प्रॉफिट खुद ही के पास रखते हैं, डायरेक्ट अर्निंग होता है। और कोई अगर चेंज लाना है बिजनेस में तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करने की जरूरत है? 4 लोगों को पूछने की जरूरत है? नहीं, आप रातों रात बिजनेस को चेंज करो, कोई आपको पूछने नहीं आता यहाँ पे। तो दैट इज अगेन बेनिफिशियल। चैलेंजेस क्या है? पर्सनल लायबिलिटी। कल अगर बिजनेस ने अगर पैसा बैंक से लोन लिया था और बिजनेस अगर रिपे नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं रिपे कर पा रहा है, तो बताओ क्या होगा? किसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी? ओनर की खुद की प्रॉपर्टी अटैच, क्योंकि ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग चीजें तुमने बना के रखी है। ऐसा मत बोलो कि दुकान का जो क्रेडिटर है वो घर तक नहीं आएगा, आएगा। लेकिन कंपनी होता तो दुकान का क्रेडिटर दुकान तक ही रह सकता है, वो डायरेक्टर्स के घर पे नहीं जाता, वो अलाउड नहीं है, शेयर होल्डर के घर पे नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी करके होता है। वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज है। मतलब लाइबिलिटी, अगर कंपनी ने लाइबिलिटी नहीं भरी तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पैसा आपको शायद नहीं मिलेगा। अभी कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, और कंपनी अगर लिक्विडेशन में गई तो कंपनी के एसेट बिकेंगे, ओनर के एसेट या शेयर होल्डर्स के या डायरेक्टर्स के एसेट आइडली सेल नहीं होते। हाँ, अगर प्रूव हुआ कि ये डायरेक्टर ने खुद से जानबूझ के झोल किया था, स्कैम किया था, तो फिर वो अलग केस हो जाती है डायरेक्टर के ऊपर। फिर वहां पे कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे कॉर्पोरेट वेल्थ मतलब कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल अलग अलग थे, उनको एक बनाया जाता है। लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होता है, वो इतने आसानी से होगा तो फिर लोग कंपनी बनाना बंद कर देंगे। अगर एकदम इजीली अगर आप डायरेक्टर्स के हाथ में या डायरेक्टर की प्रॉपर्टी अगर अटैच करना चालू कर दोगे तो लोग कंपनीज बनाना बंद कर देंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो कंपनी में रहता है, सो फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न, इट्स नॉट पर्सनल लायबिलिटी, इट्स ओनली अ कंपनी लायबिलिटी दैट इज देयर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऑब्वियसली क्योंकि आप खुद ही पैसे लगाते हो तो बहुत ज्यादा पैसे लगा पाओगे कि लिमिटेड रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे, ठीक है ना।
एक्सपांड कर पाओगे क्या आप? प्रोप्राइटरशिप एक्सपांड चैलेंजिंग है कि नहीं? क्यों? एक तो पैसा कम है, ठीक है ना, पैसा कम है। दूसरा, प्रोप्राइटरशिप की आदत क्या होती है, वो जो गल्ला होता है, गल्ला जिसमें पैसे रखे जाते हैं, वो हमेशा खुद के कंट्रोल में रखता है। तो आप 4 दुकान कैसे खोल सकते हो? 4 दुकान में तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं। तो आपका अगर दिल अगर छोटा सा है तो आपको प्रोप्राइटरशिप ही करनी है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि लोगों के ऊपर भरोसा करने का लोग क्या करते हैं? भरोसा तोड़ते हैं, ठीक है ना। उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब भी किसी के ऊपर भरोसा करोगे तो वो भरोसा तोड़ेंगे, उनकी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ऐसा बिजनेस में हमेशा होते रहता है। तो जिसको पता है कि नहीं, मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है, पार्टनर चुना लगा सकता है, मुझे कंपनी में बिजनेस नहीं करना है, एक्सपांड नहीं करना है, तो जो बंदा छोटे बिजनेस में खुश है उसको आप जबरदस्ती कंपनी सेल मत करो, उसका माइंडसेट देखो, क्योंकि कल वो हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहिए। पता चला उसने पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस किया, एक पार्टनर उसको छोड़ के चला गया, इसको नर्वस शॉक लग गया और ये अभी बेड रिडन है, इसको पैरालिसिस का अटैक हो गया, क्योंकि वो गम झेल नहीं पा रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझको धोखा कैसे दिया। समझ में आ रहा है? तो आपके लाइफ में आपको किसी ने अगर धोखा दिया होगा और आप मरे नहीं रहोगे तो उनको पहले थैंक यू बोलो। बताओ क्यों? आपको अभी आपको पता चल रहा है ना कि धोखा देने के बाद उसको झेलने का कैसे, समझ में आ रहा है? तो उनकी वजह से आपको वो समझ में आता है। तो बड़ा जब लाइफ में कुछ बड़ा कांड होता है तो आप पहले से उसके लिए ट्रेंड हो चुके हो, ठीक है। हाँ, हेवी वर्कलोड होता ही है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं करेगा, सारा काम किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। मैनेज एवरीथिंग अलोन। लिमिटेड स्किल्स भी कैसे रहेंगे इसके? लिमिटेड लेंगे। हायर रिस्क। क्यों? स्किल लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, बिजनेस ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, सब कुछ उसी के ऊपर है। कल बीमार हो गया, मर गया, हाईएस्ट रिस्क तो यही लेके चल रहा है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। पुनीत अन्ना का एक क्लाइंट था जो सोल प्रोप्राइटर था, जिसकी डेथ हो गई। उसके बैलेंस शीट में बहुत सारे डेटर्स थे। डेटर समझ में आता आपको? रिसीवेबल्स थे। एक भी डेटर ने पैसा नहीं दिया और सारे क्रेडिटर पैसे मांगने रोज घर पे आते हैं उनके। समझ में आ रहा है? बैंक से लोन लिया होगा, बैंक तो आएगा ही घर पे। मतलब जिनको पैसे देने हैं वो तो रोज आएंगे आपके यहाँ पे, आपकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे। लेकिन जिनसे पैसे रिकवर करने थे उनसे आपकी फैमिली पैसे रिकवर कर नहीं पाएगी। आप बोलोगे कर लेंगे सर, लीगल नोटिस भेज देंगे, वो लोग सिंपली रिप्लाई दे देंगे कि हमने पैसे दे दिए थे, साहब कैश लेके गए थे, या एक ही चीज का पैसा, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था जिसका आप पैसा मांग रहे हो। ये सेल आप जो बोल रहे हो ना, ये सेल कभी हुआ ही नहीं था। आपका एम्प्लॉय जो एडवांस लेकर गया है वो बोलेगा नहीं, मेरे को तो कोई ऐसा एडवांस मिला ही नहीं। मतलब जिनसे पैसे रिकवर करने होते वो पैसे देते नहीं, और जो आपसे पैसे लेके जाने वाले रहते वो सारे आ जाते हैं। अगर यही कंपनी एलएलपी होता तो तो पहले तो एंटिटी सर्वाइव होती ना, बाकी पार्टनर कंटिन्यू करते ना उस चीज को, बिजनेस तो कंटिन्यू होता। और बिजनेस कंटिन्यू होता तो फिर ये डेटर्स क्रेडिटर सारे अपने औकात में रहते हैं। बिजनेस जहाँ पे शट होता है वहां पे वो रिकवरी चैलेंजिंग हो जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन अ प्रोप्राइटरशिप दैट वी हैव। सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज इन अ प्रोप्राइटरशिप इज यू कैन नॉट वैल्यू योर बिजनेस। आपके बिजनेस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन उसके कोई बेसिस नहीं होते। और क्यों कर रहे हो वैल्यूएशन? आप किसी को 10% पार्टनर ले सकते हो क्या? प्रोप्राइटरशिप में किसी को आप 10% पार्टनर ले सकते हो? ले ही नहीं सकते ना। आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ले सकते हो? कोई नहीं ले सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी, आप उसको दोगे कैसे? लीगल ओनरशिप उसको ट्रांसफर कैसे करोगे बिजनेस का? तो जो स्टार्टअप वर्ल्ड में होता है कि इन्वेस्टर्स लेंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स लेंगे, मेंटोर्स लेंगे, वेंचर कैपिटल फंड लेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वो खाली एलएलपी और कंपनी में पॉसिबल है। पार्टनरशिप फर्म भी दे डोंट प्रेफर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो दिस इज अनदर बिगेस्ट चैलेंज, यू कैन नॉट ग्रो एट अ फास्टर रेट। और इसलिए मैं किसी भी प्रोप्राइटर को जब भी मिलता हूं मैं उसको सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि सर पिछले 15 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एसेट वो लोगों को याद ही नहीं आता कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है। 15 साल से वो क्या बना रहे थे। तो वो एसेट बोलने के बाद उनको वो बिल्डिंग याद आता है, फर्नीचर याद आता है, कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट एसेट है क्या? इसका कोई वैल्यू है क्या?
नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है आपको क्या लगता है? वो खुद जो बिजनेस जो उसने बनाया हुआ है, बिजनेस अपने आप में क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। बिजनेस एसेट है, बिजनेस किधर लिखा नहीं है ये एसेट है, लेकिन बिजनेस अपने आप में क्या बन जाता है? एसेट। कैन यू सेल बिजनेस? कैन पीपल बाय बिजनेस? विल यू गेट पेड फॉर बिजनेस? यस। तो आपने जो बिजनेस डेवलप किया है वो बिजनेस अपने आप में एक एसेट बनता है। वो सेल करना आसान है जब वो कंपनी के फॉर्म में है, एलएलपी के फॉर्म में है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका वैल्यूएशन वगैरह करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। बिजनेस मतलब क्या सर? बिजनेस मतलब आपके लॉयल एम्प्लॉइज जो 15 साल से आपने बना के रखे हैं, आपके सिस्टम्स जो आपने डिजाइन करके रखे हैं, आपका मार्केट में नाम, हर बिजनेस का नाम होता है ना मार्केट में, क्या यार ये बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसका गुडविल जो समझते हो। तो ये सारी चीजों से क्या बनता है? ये सारी इंटेंजिबल चीजें हैं। इन चीजों से क्या बनता है? कस्टमर लॉयल्टी, आपका क्वालिटी, इन सबसे आपके बिजनेस का एक वैल्यू बनता है। एंड इट कैन बी इन करोड्स ऑफ रुपीज। बिजनेस मतलब आपका बिजनेस खरीदने के लिए आपको कोई 1 करोड़ भी दे सकता है, 10 करोड़ भी दे सकता है, 50 करोड़ भी दे सकता है। वो कितना वैल्यूएबल आपने बनाया उसके ऊपर डिपेंड है। तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर प्रोप्राइटरशिप। डेफिनेटली प्रोप्राइटरशिप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी। दैट विल बी अनदर लेक्चर, विल बी कंडक्टेड बाय द कंप्लायंस टीम। कि अगर सर अभी रिग्रेट नहीं करना है, 15 साल से बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में कर रहा था, पता नहीं अभी कंपनी जीरो से स्टार्ट करो क्या? आपको जीरो से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेम प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कंपनी में। थोड़ा तकलीफ होता है न्यू कंपनी के कंपेरिजन में, बट आवर टीम इज एक्सपर्ट, दिस पीपल कैन डू। एंड प्लीज रिकॉर्ड दैट लेक्चर ऑल्सो, हाउ टू कन्वर्ट प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी। ओके, कोई डाउट प्रोप्राइटरशिप पे होगा तो प्लीज। अगेन थैंक यू फॉर द वंडरफुल ऑडियंस। डाउट दो ही टाइप के लोग नहीं पूछते, ऐसे हमेशा कोई भी टीचर बोलता है। एक, जिनको सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ क्लियर है, लाइफ एकदम क्लियर है, तो वो लोग डाउट नहीं पूछते क्योंकि उनको सब कुछ समझ रहा है। और दूसरे वो लोग जिनको कुछ नहीं समझ रहा है और उनको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि हमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। नहीं समझा तभी भी क्या होगा, समझा तभी भी क्या होगा, कुछ तो हमारी लाइफ में बदलने वाला है नहीं। तो एक निकम्मे टाइप के लोग होते हैं जो डाउट नहीं पूछते, और एक बहुत अच्छी स्टूडेंट होते हैं जिनको सब कुछ समझता है, वो डाउट नहीं पूछते। जो बीच के रेंज वाले लोग होते हैं उनको डाउट आने चाहिए। और अगर आप लोगों को इस पे डाउट नहीं आ रहे हैं ना, तो समझो आप लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया ऑफिस में, आपको बिजनेस समझता ही नहीं। आप जितने भी लोगों का टैली का एंट्री करते हो आपको आज तक समझा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझा। खाली बोलने के लिए आप पंचिंग करते रहते हो, लिखते रहते हो ग्रुप पे। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस। अगर आप लोगों को डाउट नहीं आ रहे तो गधे के जैसे काम करते हो आप लोग। आपको बुला रहना चाहिए, रिकॉर्डेड लाइन पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं आ रहे तो आप लोगों को आज तक आप क्या काम करते हो वो समझा ही नहीं। बिना समझे आप काम कर रहे हो बस। तो डाउट तो आने चाहिए थे। इंडिविजुअल पे, सोल प्रोप्राइटर पे कोई डाउट है? कोई बिजनेस होगा मतलब एरिया में अगर वो बहुत फेमस है, फॉर एग्जांपल कोई स्वीट्स होगा जो पूरे गदीला में बहुत फेमस है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा सोल प्रोप्राइटर का? उसका वैल्यूएशन निगोशिएटेड मेथड से होता है। दिस समथिंग कॉल्ड निगोशिएटेड मेथड। निगोशिएटेड मतलब समझ, अभी तो बहुत इसका डाउट क्या तुमको फिर से रिपीट करता हूँ। ये बोल रहा है कि कोई एक बिजनेस है आपके लोकल एरिया में, सोल प्रोप्राइटर में ही है और बहुत फेमस है, अब उसको सेल करना है। अब वैल्यूएशन करते हो कभी, जब आप क्या करते हो, सेल करते हो। आपको घर बैठे या वैल्यूएशन करना है तो जो आपके मन में नंबर आता है वो बोल दो, कोई पूछने आने वाला है नहीं, आप सोल प्रोप्राइटर हो। आप बोलो मेरे बिजनेस की 100 करोड़ वैल्यू है। हाँ, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, आपको जो बोलना है वो बोलो। आपके मन में जो वैल्यू आती है वो बोलनी होती है, ठीक है ना। लेकिन आप जब मेरे पास आते हो कि मेरे बिजनेस की इतनी वैल्यू है, आप परचेस करो। हमारे पास एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आई थी यहाँ की, जब हमने हमारा ई-पैक चालू किया, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी रेडीमेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, आप परचेस करो, ठीक है ना। तो हम गए वहाँ पे बात करने के लिए, परचेस करने के लिए। तो हमने फर्नीचर देखा जो बाबा आदम जमाने का 15-20 साल पुराना फर्नीचर है, थोड़ा भी वजन दे दोगे तो टूट जाएगा। कंप्यूटर दिखाए उन्होंने। कंप्यूटर, जब कंप्यूटर लॉन्च हुए थे मुझे लग रहा है तब के वो बड़े बड़े डेस्कटॉप नहीं होते ऐसे एकदम, वैसे वाले डेस्कटॉप उनके पास है। वो इंसान खुद पुराना इंसान है। तो अभी वो रिटायरमेंट लेनी है, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, 20-25 साल से इंस्टीट्यूट यहाँ पे चला रहे हैं। तो
तो मैंने उनको पूछा कितने में बेचोगे ये सब, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर तो हमारे काम के नहीं है, वो टेबल हमारे काम के नहीं है, वो जगह जो है वो जगह उसकी ओन्ड जगह नहीं थी, लेकिन उसके पास लीज था, तो वो लीज हमारे पास कंटिन्यू होता, क्योंकि बच्चे लोगों को पता होता है कि वो इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में चलती है, तो वो नाम से उस बिल्डिंग में आते हैं। तो उन्होंने 20 लाख बोला। क्या बेसिस है इसका? कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने 20 लाख बोला, मुझे ज्यादा लगा, मैंने ना बोल दिया। तो हाउ डू यू डू वैल्यूएशन? उनको जो भी देयर इज समथिंग कॉल्ड गुडविल वैल्यूएशन, आपको अकाउंट्स में पढ़ना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। तो अगर मैं खुद कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन करूं और मुझे हर साल 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, मैं खुद अगर चालू करूं तो दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि मैं तेरी इंस्टीट्यूशन परचेस करूं तो मुझे मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी, मेरे पास लॉयल स्टूडेंट पहले से रहेंगे, ट्रेन स्टाफ पहले से रहेगा, सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा, लाइसेंसिंग अपनी जगह पे रहेगा। तो जो टाइम मुझे अपनी खुद की इंस्टीट्यूट जीरो से स्टार्ट करने में लगेगा और आपकी अक्वायर करके लगने में लगेगा, उसको बोलते 3 से 4 साल का पीरियड। कितना लगेगा मुझे? वो आपके लेवल पे आने के लिए मुझे 3 से 4 साल मिनिमम लगेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो 3 से 4 साल बच जाएंगे अगर मैं आपका चालू बिजनेस अक्वायर करूं तो। समझ में आ रहा है? तो आपका बिजनेस मैंने अभी अक्वायर किया, उससे मुझे पहले साल में ही 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितने का होने वाला था? 5 लाख का, मैं अगर खुद से चालू करता। तो आपका अक्वायर करने की वजह से कितना हुआ? 10 लाख का। तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख का। तो ये 5 लाख का हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट हुआ ड्यू टू द एक्विजिशन। और उसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा? 4 साल तक। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 जो भी होता है, वैसे गुडविल का वैल्यूएशन होता है। लेकिन वो जो आप बता रहे हो उसका कोई बेसिस नहीं है, सब कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। किसके कौन से बेसिस पे होता है? फ्यूचर का कर रहे हो ना, अगले 4 साल क्या प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन होता है। बिजनेसमैन को उतना अक्ल होता है, एक फार्मर को मैं अगर पेड़ दिखा दूं और बता दूं इससे कितना मुझे फायदा मिलेगा, तो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे मुझे बता देगा कि इसके ऊपर इतने फल लगेंगे, उस फल का इतनी प्राइस होती है, ऑन एन एवरेज इतना आपको 4 साल में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? तो एक गुडविल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, बट दैट इज अगेन इज बेसलेस मेथड। ठीक है ना? उसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता, निगोशिएटेड होता है। आप बोलो 50 लाख मैं मान लूंगा, 50 तो मैं ले लूंगा। मैं बोलूंगा मैं 5 लाख से स्टार्ट करूंगा, मुझे लगता है आपके बिजनेस का 5 लाख की वैल्यू, आप 50 बोल रहे हो, अब आप थोड़ा कम करोगे, मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, हम निगोशिएट करेंगे। और निगोशिएट करके अगर हम दोनों का डील एक नंबर पे आके फिक्स हो जाता है तो ये डील क्लोज होगा, नहीं तो डील कैंसिल होता है। यही तो प्रॉब्लम है। वही अगर कंपनी होती, वही अगर पार्टनरशिप फर्म होती, वही अगर एलएलपी होती, तो देयर आर डेडिकेटेड वैल्यूएशन मेथड्स जो आप लोगों को एफएम में पढ़ने पड़ेंगे, या इनकम टैक्स में भी अगर एडवांस लेवल पे आप आओगे, फाइनल पे आओगे, तो आपको सिखाया जाएगा। देयर इज ए रूल 11 यूए इन इनकम टैक्स जो दिखाता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। वो वैल्यूएशन फिर भी बुक वैल्यू मेथड हम बोलते हैं कि बुक वैल्यू मेथड, असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट्स का मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज का मार्केट वैल्यू, दैट इज नेट मार्केट वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, दैट इज वन मेथड। देन देयर इज मेथड ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच आर डिस्काउंटेड एट प्रेजेंट प्राइस। तो जो कैश फ्लो मुझे फ्यूचर में आने वाला है, अगले 10 साल में आने वाला है, उसको हम अभी डिस्काउंट करके लाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में लाते हैं, इफ यू नो। ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी एक होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बोला जाता है, दैट इज अनदर वैल्यूएशन मेथड। तो दिस आर वैल्यूएशन इज एन आर्ट। पेंटिंग कैसे निकालेंगे? क्या रूल है पेंटिंग निकालने के? कोई रूल नहीं है। सब लोग अपनी कोई खाली पेंसिल से स्केच बना लेगा, कोई डायरेक्टली कलर से स्टार्ट करेगा, देयर इज नो रूल। वैसी वैल्यूएशन में देयर इज नो रूल, एवरीबडी कैन। मुझे बताओ, मैं पहले प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, वो याद रखो। ठीक है ना? पानी के 20 लीटर इतना 1 लीटर पानी का प्राइस क्या होता है? 20 रुपया। लेकिन अभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या किसी का एकदम चोक हुआ है वॉल्यूम, ठीक है ना, यहाँ पे, अब उसको पानी नहीं पिएगा 5-10 मिनट में मरने वाला है। ठीक है ना? अब उसके लिए पानी का वैल्यू पूछो, कितना वैल्यू? अगर आप बोलोगे को लाख रुपया दो, तो वो देगा क्या लाख रुपया इस मोमेंट पे? देगा, क्योंकि अभी प्राइस की बात नहीं हो रही, अभी किसकी वैल्यू हो रही है? वैल्यू की बात हो रही है कि उसमें से कितना वैल्यू। ठीक है ना? तो वैल्यू अलग होता है, प्राइस अलग होता है। प्राइस सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, वैल्यू सब लोगों के लिए
अलग अलग होता है। शिवाजी महाराज की तलवार और आज की तलवार दोनों का प्राइस किलो पे निकालोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन वैल्यू किसके लिए? शिवाजी महाराज बोला तो आप महाराष्ट्र के लोग हो तो आप यू फील मोर कनेक्टेड टू, यू कैन वैल्यू इट हायर प्राइस। जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वो एक भंगार है, इतनी पुरानी तलवार लेके वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो दे विल नॉट इवन पे द प्राइस, फॉरगेट अबाउट द वैल्यू। तो वैल्यू इज अगेन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट चेंजेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू पर्सन टू पर्सन, चेंज हो जाता है। कोई चीज़ आज आपके पास, वो बोलते हैं ना, कोई चीज़ आपके पास नहीं होती तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर आपके पास होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, फिर वो चली जाती है तो फिर उसकी वैल्यू, प्राइस की बात नहीं कर रहे हो, वैल्यू की बात कर रहे हो। तो वैल्यूएशन इज अनदर गेम ऑल टुगेदर, इट्स डिफरेंट टॉपिक। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, सब क्लियर? गुड।